नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं पटना पशुधन केंद्र पर, जहां पर हमारे साथ हैं मनमोहन कुमार सर, जो कि एलपीएम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद सर, आज हम लोग जानेंगे, बिहार में तो गोट फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग और भी बहुत तरह के काऊ फार्मिंग होते हैं, लेकिन अभी तक बटेर फार्मिंग नहीं हो रहे हैं। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को, पशुपालकों को ये बताइए कि बटेर फार्मिंग कितना बेनिफिशियल है और इसका पालन कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि बटेर पालन की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे भारतवर्ष में ये बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। इससे पहले भी विदेशों में, खासकर जापान और इंग्लैंड, इन जैसे उन्नत देशों में इसको बहुत पहले से यूज किया जा रहा है एज ए सोर्स ऑफ मीट पर्पस के लिए। मीट क्योंकि क्या है, ये एनिमल प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है, सस्ता स्रोत है। इसी कारण इसको हम लोग बहुत पहले से विदेशों में यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश में सर्वप्रथम ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो इज्जत नगर बरेली में स्थित है, वहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट किया था। वहाँ से ये प्रचलन में आया और सारे जगह पे फैला। लेकिन अभी भी दुख की बात ये है कि ये लोगों के बीच में उतना फेमस नहीं हो पाया है, लोगों तक पहुँच नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग बस पोल्ट्री फार्मिंग ही सोच रहे हैं, उसके ऊपर सोच नहीं पा रहे हैं। उसके साइड बाय साइड सोचना पड़ेगा, क्योंकि आखिर हम लोग अगर पोल्ट्री फार्मिंग करें या किसी भी तरह का एनिमल फार्मिंग करते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, अपना प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोटीन को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब उसको उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है एनिमल प्रोटीन की, तो उसमें अगर चीफेस्ट सोर्स कोई माना जाए तो ये अपना जापानीज़ बटेर है। इसका शुरुआत सबसे पहले जैसा हमने बताया, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में किया गया। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रचलित हुआ, फिर सब जगह पे फैला। आखिर किसान भाई इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये सब जगह पर है भी नहीं। तो हम चाहेंगे जो लोग इच्छुक हैं वो लोग हमारे कॉलेज आए, और वीडियो के माध्यम से भी हम जितना कोशिश करेंगे आपको 2-3 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताएं, और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर देखेंगे, ताकि उनको समझ में आएगा आखिर ये चीज़ है क्या और बटेर पालन किया कैसे जाता है। हम आपकी सारा चीज़ जितना संभव हो सके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और आग्रह रहेगा कि आप लोग यहाँ आइए थ्रू प्रॉपर चैनल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, ये बटेर की नस्लें कितनी हैं, और वो कौन कौन सी नस्लें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसको जो है पशुपालन उसको जो है पाला जा सके। बटेर में मुख्यतः 4 से 5 नस्लें हैं। उसमें से हमारे देश में ये जापानी बटेर, इसको ये चूँकि इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा जापान में स्टार्टिंग होता है, इसी कारण इसका नाम जापानी बटेर रखा गया। अच्छा, इसमें कौन सा जापानी ये सारे जितना भी देख रहे हैं मेजोरिटी में जापानीज हैं। अच्छा, और ये वाइट वाला ज़्यादा है। और ये जो है आपका वाइट वाला, ये इंग्लिश वाइट ब्रीड है। जो कि टोटल 5 ब्रीड हम आपको बता रहे हैं। एक इंग्लिश वाइट है, टक्सीडो है, मंचूरियन गोल्डन है, जापानीज़ बटेर हो गया, जापानीज़ क्वेल जिसको बोलते हैं, ये हो गया। और भी एक दूसरे ब्रीड है जो सारे जगह पे फैले हुए, लेकिन अपने देश में मुख्यतः यही पाया जाता है, और मेजोरिटी में देखा जाए तो यही पाया जाता है। उसके अलावा जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर 4 उन्नत नस्लें इसकी तैयार की गई है, 4 वेराइटीज़ की तैयार की गई है। उसमें कैरी श्वेता है, कैरी उत्तम है, कैरी और 2-3 और ब्रीड हैं जो वहाँ से डेवलप किया गया है। वो डेवलप किया गया है, किसी का एक प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी का मीट क्वालिटी ज़्यादा है, किसी का FCR कम है, मतलब कम दाना खा के भी अपना ग्रोथ ज़्यादा कर ले रही है। ओवरऑल क्या है कि हमको फार्मिंग का कॉस्ट देखना है, उसके आधार पे उसको वो इकोनॉमिक ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है उसको स्ट्रेंथ तैयार किया गया। तो ये सब ब्रीड भी हम लोग यहाँ डेवलप है, उपलब्ध है। अभी फ़िलहाल में 2 आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये दोनों अभी यहाँ पर अवेलेबल है। सर, इनकी साइज़, वज़न कितने होते हैं? इनकी जहाँ तक बात किया जाए तो जो मैच्योर वेट है, जो स्टार्टिंग में जैसे इनका पहले अंडा का बात करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। इनका जो अंडा होता है वो बहुत ही छोटा, लगभग 4 ग्राम का होता है। जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 8 से 10 ग्राम होता है, लेकिन वो भी बहुत कॉमन नहीं है। अगर कॉमन माना जाए तो सिर्फ 4 ग्राम का ही अंडा है। तो 4 ग्राम के अंडे में चूजा कितना हो सकता है? 5 ग्राम, 6 ग्राम या 4 ग्राम, बस यही मान लीजिए। तो इसका जो स्टार्टिंग का जो बच्चा जो चूजा होता है, उसका वजन भी लगभग वही 4 ग्राम से 6 ग्राम के बीच का होता है, और एक्सेप्शनली कभी कभी 10 ग्राम का भी होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा अंडा रहा उस केस में। ये इसका मिनिमम साइज हो गया। अब बात करते हैं मैच्योर वेट का। तो मैच्योर वेट जब इसका मैच्योर पूरी तरह से वयस्क हो जाती है, तो इसका वेट लगभग 180 से 200 ग्राम माना गया है। अगर अच्छा फीडिंग रहा तो 250 ग्राम तक भी ये होता है। रिसर्च पर्पस में हम लोगों ने देखा है कि 250 ग्राम तक भी ये जाता है। लेकिन जो मार्केटेबल साइज़ है, क्योंकि हम लोग पोल्ट्री लेयर फार्मिंग भी करते हैं, बॉयलर फार्मिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से 6 वीक में उसको निकाल देते हैं।
उसको आप दाना खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ एक नुकसान भी क्या होता है कि दाना ज़्यादा खाती है और ग्रोथ कम होता है उस समय। तो क्या होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ गया, लागत आपको रिटर्न कम आ रहा है। तो इसलिए जो मार्केटेबल एग है उस समय जो उसका बॉडी वेट है 1.5 से 2 केजी, 1 केजी में भी आजकल सेल हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में बात करें तो इसका लगभग वही 180 से 200 ग्राम के आसपास में इसको मार्केटिंग साइज में बेच दिया जाता है। वो बॉडी वेट आने में लगभग इसको 5 से 6 वीक लग जाते हैं। इस वीक में ये तैयार हो जाती है और 6 वीक के बाद जो है अगर इसका यौन परिपक्वता का बात करें हम लोग तो 5 वीक में ये यौन परिपक्व हो जाती है, 6ठे वीक से ये अंडा देना चालू कर देती है। अच्छा। एक सवाल जो हम अपने तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं कि आखिर किसान भाई के मन में ये हो रहा होगा कि आखिर हम इसको क्यों पालें, ये सवाल स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। आखिर हम उसके अलावा हम इसको क्यों पालें, हम पोल्ट्री ही क्यों ना पालें। आप उनको भी पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बताएंगे जो आपको अट्रैक्ट करेगी इसके तरफ। पहला पॉइंट का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला बात कि ये एक छोटा प्रजाति का पक्षी है। तो इसको जो रखने के लिए जो आवास की व्यवस्था है वो बहुत कम होती है अगर तुलना किया जाए तो मुर्गी पालन में। फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप एक मुर्गी को रखते हैं उस जगह पर आप 6 बटेर पालन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है छोटे किसान भाई लोग के लिए। हम ये नहीं कहते कि छोटे लोग के, सब लोग इसका पालन कीजिए ताकि सुदूर ग्रामीण तक इसका मीट पहुँचे और सब लोग हम लोग इसको यूज़ करें। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जहाँ तक लागत की बात है तो फीड कॉस्ट जो है इसका बहुत कम होता है। एक मुर्गी जो है अगर मैच्योर जब हो जाती है तो पर डे 100 ग्राम से 150 ग्राम तक दाना खाती है और ये कितना मैच्योर होगी तो 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाएगी। ये इसका है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी वेट भी है इसका और उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट है। ये चीज़ हो गया। तीसरी बात करें तो जो इसका अंडा है हम लोग का बॉयलर लेयर का जो अंडा है वो हम लोग क्या करते हैं, जो मुर्गी का अंडा उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे बॉयल करके खा लिए या फिर ऑमलेट पोट जो भी बना के मतलब घर में ही करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता है, मतलब उसको कुछ और रूप में परिवर्तित हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका अंडा को चाहे आजकल ये प्रचलन में आ गया है, इसके अंडा को बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया जाता है। मतलब इसके अंडा से अचार बनाया जाता है। बहुत सारा प्रोडक्ट आपको जो किसान मेला में आप जाइएगा तो कोयल का अंडा का अचार कहीं आपको मिलेगा खाने के लिए, कहीं कुछ वेराइटी। मतलब आप जो अंडा अगर 2 रुपये का चीज़ है उसको वैल्यू एडिशन कर दें तो उसका मार्केट में रेट बढ़ गया, पब्लिक के बीच में उसका डिमांड हो गया, तो वो भी चीज़ इसके प्रचलन में है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है मुर्गी पालन से इसका। इसके अलावा बात करें बीमारी की तो बीमारी का जहाँ तक बात है ये लगभग जितना भी बीमारी पोल्ट्री में होती है इससे ये प्रतिरोधी क्षमता इसमें पहले से डेवलप रहता है, इसलिए इसको वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पोल्ट्री फार्मर हमेशा डरते हैं हमेशा कि बीमारी आ जाएगा एक ही बार में पूरा लॉट साफ़ हो जाएगा। हाँ, जानकारी आपको रखना है कि कैसे क्या करना है। आवास प्रबंधन का कहीं भी फॉल्ट होगा तो नुकसान आपको हो सकता है क्योंकि ये भी छोटा पक्षी है, इसको भी जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए ये सारा फुलफिल होना चाहिए। लेकिन बीमारी का जहाँ तक बात करें तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है इन कंपेरिजन टू द पोल्ट्री फार्मिंग। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी तो आप वहाँ पर भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसका जो मीट होता है लो फैट कंटेंट होता है उसमें। फैट कंटेंट तो वैसे लोग जो मीट के शौकीन हैं लेकिन वजनदार हैं लेकिन डॉक्टर मना किए हैं या फिर खुद से भी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंड के दिनों में ये ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। लोगों का ऐसा कहना होता है कि ठंड में गर्मी वाला चीज़ चाहिए हमको, तो गर्मी वाला जितना भी नॉनवेज का सोर्स है वो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं उसको खाने से हीट आती है, मतलब स्पाइसी होता है या जो भी हो। तो कहने का मतलब कि इसका जो मीट है इसका मीट को भी हम लोग ठंडी में ज़्यादा प्रचलित हो जाता है और ये बहुत डिमांड में रहता है क्योंकि लोगों को मिल ही नहीं पाता तो लोग खाएंगे कहाँ, इसलिए इसको पता ही नहीं है इसके बारे में। इसको खाना चाहिए, ठंड के दिनों में इसका अच्छा सेवन करना चाहिए। इसका बहुत सारे बीमारी में इसका रिजल्ट देखा गया क्योंकि इसमें जो इसका जो मीट होता है उसमें मीट में विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, फास्फोरस, जिंक इसका मात्रा जो है पोल्ट्री के मीट से कहीं ज़्यादा होती है। तो इसी कारण कुछ जो बीमारी है जैसे सांस से संबंधित कोई बीमारी है, अल्सर है, टीबी है, इस सब में इसका क्या है मीट को एज ए मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। हाँ, ये सब चीज़ हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है जो आप बोला जाए कि कंपैरिजन अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम लोग इसके बेनिफिट से उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये सब चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर मनमोहन कुमार जी को जो बता रहे थे कि बिहार में बटेर पालन कैसे किया जाए। इनके काफ़ी सारे लाभ बताए। इन्होंने बताया कि कैसे कम खर्च में हम इसके उत्पादन को ज़्यादा कर सकते हैं और इससे ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि मेडिकल जो है ट्रीटमेंट में भी इसका काफ़ी यूज होता है, लाभदायक है। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है या फिर और भी कुछ है तो इसके मीट का सेवन करने से उन्हें कोई
दिक्कत नहीं है बल्कि फ़ायदा ही मिलता है। ठंडी के दिनों में भी इसका उपयोग काफ़ी लाभकारी है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।